नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बिहार जुडिशरी सिविल जज का बहुत सारे कम से कम 10 से 15 साल प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं 2016 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स का पेपर 1, जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 डिस्कस करने के लिए। इसके बाद जो है सेकेंड वीडियो में पेपर 2 जो लॉ का पेपर है उसे मैं डिस्कस करूँगा। तो बिहार जुडिशियल सर्विसेज का 2016 का प्री का जीके का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। पहला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक थे उस समय पे। द मैन्यू स्क्रिप्ट, अर्थशास्त्रा का जो मैन्यू स्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो श्याम शास्त्री द्वारा मैन्यू स्क्रिप्ट जो है डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था। राइट। तीसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ मुदाक्षरा? मुदाक्षरा का कौन लेखक है? तो विशाखा दत्त जी ने मुदाक्षरा लिखा था। एंशिएंट इंडिया में आप लुसेंट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लुसेंट के अंदर बाकायदा मिल जाएंगे। एक बार लुसेंट गो थ्रू कीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला जो सेरेमनी है, बुद्धिस्ट काउंसिल है, कब समन्ड हुआ था? तो समन्ड किसके द्वारा हुआ था? तो अजात शत्रु के द्वारा समन्ड किया गया था। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पर समन्ड किया गया था? तो राजगृह में। कहाँ पर? जो आज का राजगृह है, ठीक है ना, जो आज का राजगृह है जिसको राजगीर कहा जाता है बिहार के अंदर, वहाँ पर पहला समन्ड किया गया था काउंसिल को। महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन, पहली बार महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर अपना सरमन दिया था, यानी कि वचन दिया था? तो वो कहाँ पर बोला था? तो उन्होंने सारनाथ बनारस के जगह, बनारसी में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने सरमन दिया था। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द मोरेन? मोरेन के टाइम पे कौन सा साइट आर्कियोलॉजिकल साइट से मतलब एसोसिएट करता है मोरेन प्लेस से? तो तक्षशिला बिल्कुल नहीं करता, ये गुप्ता के टाइम पे करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कुमराहा है। राइट। और ये कौसाम्बी वगैरह जब आप बात करेंगे तो कौसाम्बी जैसे कि जनपदास महाजनपदास में आ जाएंगे, तो आप सब कुछ आपको लुसेंट में मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बाकायदा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस द कलिंगा वार? कलिंगा वार के बारे में किस रॉक एडिक्ट जो है अशोका के, यानी कि जो पत्थर शिलालेख है उसके अंदर किस शिलालेख में मेंशन किया गया है? तो जो 13वां शिलालेख है उसमें मेंशन किया गया है। ये 12 लिखा हुआ, बट आप करके 13 कर लीजिए। राइट। और ये बाकायदा आपको लुसेंट में मिल जाएगा कि किस शिलालेख में, किस रॉक एडिक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप एक बार गो थ्रू करिए लुसेंट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राजा राजेश्वरा जो टेम्पल है तंजौर, जो कि कहाँ पर कह सकते हैं, तंजौर कहाँ पर है? तंजौर हमारा तमिलनाडु में है। उस वो आर्किटेक्चर जो है किसने बनवाया था? तो वो चोला डायनेस्टी से मेल खाता है, यानी कि चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था राजा राजेश्वरन टेम्पल। राइट। दाग और हुलिया कब किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि घोड़ों के ऊपर दाग कर देना ताकि वो आइडेंटिफाई किया जा सके इन द वॉर। ठीक है। तो एक इंग्लिश ट्रेवलर थे विलियम हॉकिन, वो इंडिया में विजिट हुए थे किस मुगल एम्परर के अंडर? तो जहांगीर के अंडर में विजिट हुए थे। आप सभी को पता है विलियम हॉकिन आए हुए थे। आपको ये भी मिल जाएगा लुसेंट के अंदर। मतलब इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो लुसेंट के अंदर आपको ना मिले, क्योंकि जुडिशरी के एग्ज़ाम है। और एनसीईआरटी के अंदर तो बाकायदा पूरा एनसीईआरटी लुसेंट ही है, यानी कि लुसेंट के अंदर कंपाइल किया गया है। और साथ ही साथ अगर कोई आपको लगता है कि कोई आंसर मेरा गलत है या फिर मैंने गलत बताया, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर सलाह दें कि आपने ये गलत बताया, इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो गलत भी हो सकता है। इक्तदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो देखिए, इक्तदारी सिस्टम बलबन ने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया था। राइट। इक्तदारी सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता यानी कि जो एक छोटा सा लैंड जो है देना एज अ सैलरी, ठीक है ना, इक्ता कहते हैं उसको। व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्शियन ट्रांसलेशन? महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राजम नामा। क्या कहते हैं महाभारत को पर्शियन में? राजन नामा।
कृष्ण देव राय वो ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज कंटेम्प्ररी, यानी कि कृष्ण देव किसके समकालीन थे, जो विजयनगर जो कि आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पर वो रूल करते थे। तो देखिए अकबर के समकालीन तो नहीं थे, राइट, क्योंकि अकबर जो है हम कह सकते हैं कि 16 सेंचुरी में आया, 17 सेंचुरी में आया अकबर। बट बाबर जो है 1526 में इंडिया के अंदर एंट्री करता है आफ्टर पानीपत की लड़ाई के बाद, फर्स्ट बैटल वॉन करने के बाद। तो उसके बाद नीचे साउथ इंडिया में बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बाबर के समय पे कृष्णदेव राय थे, यानी कि समकालीन बाबर थे उस समय पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर नामा वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में। सबको पता है कि बाबर टर्किश से आया हुआ था, तो तुर्की से आया हुआ था, टर्किश लैंग्वेज में कंपाइल किया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया होता है, जी के गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था, राइट। को जो ये डिस्कशन है 100 क्वेश्चन का, ये काफ़ी लंबा जा सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, बीच में आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाला। एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 किसके टाइम पे, उस समय पे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन थे। क्यों, आपको इस जब से पता रहना चाहिए कि जो 1905 में बंगाल डिवीज़न जब चल रहा था तो लॉर्ड कर्जन ही थे उस समय पे। 1904 में भी लॉर्ड कर्जन एज अ गवर्नर जनरल बने थे, 1906 में भी थे, 1905 में भी थे, वही तो इसका करेक्ट आंसर 1906 है। एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं जेम्स मिल के द्वारा ये बुक लिखा गया था। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहली बार प्रकाशन कौन सा न्यूज़पेपर का हुआ था, तो बंगाल गजट, आप सभी को पता होना चाहिए। गो बैक टू द वेदास, वेदास की तरफ लौटो, ये किसने कहा था, तो वेदास की तरफ लौटने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदास की तरफ लौटे। आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। द वर्स्ट फेमाइन, सबसे ज़्यादा अकाल इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के अंडर कब हुआ था, तो 1876 से लेकर 1878 में हुआ था, जहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज़्यादा किया गया था इंडिया के अंदर से। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वॉज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से कौन सी महिला एसोसिएट होती है, यानी कि मिलता जुलता है, तो भिकाजी कामा जो थी वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में बहुत अच्छा योगदान उन्होंने दिया था। साइमन कमीशन, सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा कि साइमन कमीशन इंडिया के अंदर कब विजिट करते हैं साइमन कमीशन, तो इसका करेक्ट आंसर 1929 तो बिल्कुल नहीं, 1927 है, राइट। एक बार इस पर आप कंफर्म कर लीजिएगा, शायद से 1927 है। अंडर विच एक्ट वेयर द मुस्लिम प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किस एक्ट के तहत मिला था, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है मोरले मिंटो रिफॉर्म के ऊपर 1909 के अंदर, जो कि मोरले सेक्रेटरी होते हैं और मिंटो जो है वायसरॉय ऑफ इंडिया के होते हैं इनके टाइम पे, यानी कि करेक्ट आंसर बी है। थोड़े थोड़े फैक्ट आप लोगों को पता होना ज़रूरी है ताकि आप दूसरे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकें आगे चल के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन सोशल रिफॉर्मर वॉज कॉल्ड पंडित, पंडित किसको कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है रामाबाई को पंडित कहा गया था। वेयर डिड द इंडिगो रिवोल्ट टेक प्लेस, देखिए इंडिगो की बात करें तो रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में बिल्कुल नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं हुआ था, इसका करेक्ट आंसर बंगाल है, राइट। अगर यहाँ बिहार का ऑप्शन आता तो हम बंगाल के बजाय बिहार पे क्लिक कर देते। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस, क्वीन विक्टोरिया का उद्देश्य का इंडिया के अंदर कब लगा था, तो ये 1858 में लगा था। क्यों, क्योंकि 1858 में इंडिया के अंदर रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ म्यूटनी, आप सभी को पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ था, ताकि इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे। इसके बाद जो है प्रोक्लेमेशन लगा दिया गया था क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1858 के अंदर। अगला क्वेश्चन है
आप सभी के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज़ कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा कि पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये एक किताब है 1857 के ऊपर लिखेगी, और ये किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर BD सावरकर जो थे, उन्होंने ये किताब लिखा। अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904। अभिनव भारत क्या है? जो 1904 में फाउंड किया गया था। तो ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जाती थी। ये सब चीज़ आपको, ये जो चीज़ें हैं, एक आध चीज़ें हैं, ये भी लुसेंट में आपको मिल जाएंगी, और ये दृष्टि IAS के बुक में भी आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री में तो 100% मिलेगा, बिपिन चंद्रा में आपको आराम से मिल जाएगा, जहाँ पर आप पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट ऑफ बिपिन चंद्रा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हु सेड? किसने कहा था कि हिस्ट्री जो है इंटरेक्शन है पास्ट और फ्यूचर का? तो इसमें जो है EH कार ने कहा था। किसने कहा था? EH कार ने। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग जगहों पे, BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फेमाइन कोड फॉर इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई विच कमीशन? देखिए, फेमाइन कोड जो है किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था? करेक्ट इसका कैंपबेल कमीशन के द्वारा। ठीक, इसका मेरे को थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, एक बार इसे आप गूगल ज़रूर कर लीजिएगा फेमाइन कोड के बारे में, और इस कैंपबेल कमीशन के बारे में। इसका आंसर एक बार आप जांच लीजिएगा कि B है कि कोई अदर आंसर है। हु वॉज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर मुक नायक? मुक नायक किससे एसोसिएट करता है न्यूज़पेपर? तो मुक नायक जो है BR अम्बेडकर जी से एसोसिएट होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड तिलक एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज कंसिडर्ड बाई गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु किसने कहा था? तो इनका सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि गांधी जी मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किससे संबंधित है? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा, जब आप कह सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी बन रही थी 1885 के करीब, तो ये न्यूज़पेपर उसी के आसपास में पब्लिश किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITCJ ये न्यूज़ में रहा था उस समय पे शायद से, तभी ये आ चुका है। ये ज्योग्राफी का टर्म है, इसका मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। इन विच रिवर द राणा प्रताप सागर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड? किस रिवर पर राणा सागर डैम बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है चंबल। क्यों? क्योंकि आप देखिए, राणा प्रताप ये राजस्थान के अंदर के एक किंग हुआ करते थे उस समय पे, और चंबल जो रिवर है मध्य प्रदेश राजस्थान के रीजन में और गुजरात के रीजन में बहती है, जबकि कोसी, घाघरा, यमुना ये सब उधर रीजन में बहती नहीं। तो हम जाहिर सी बात है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कॉमन सेंस से भी। अमरकंटक इज़ अ सोर्स हेड ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, महानदी निकलती है। इस क्वेश्चन का पूछने का ये तात्पर्य कि देखिए, सोन रिवर जो है अपने बिहार राज्य में भी आती है और बिहार राज्य से भी गुजरती है। ठीक, और गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना चाहिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं कि आप लोग कमेंट में वो मैच ऑफ द फॉलोइंग आप करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ साल फॉरेस्ट। देखिए, साल फॉरेस्ट यानी कि जो साल ट्री है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं, दून वैली, यानी कि जो देहरादून की जो वैलीज़ हैं, घाटियाँ, वहाँ पर पाई जाती हैं। तेलंगाना स्टेट किसके द्वारा सराउंडेड है? मतलब कौन कौन से स्टेट के द्वारा सराउंडेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र से भी लगता है, कर्नाटका से भी लगता है, आंध्र प्रदेश से। जाहिर सी बात है, इसी से 2014 में ये स्टेट बना है, तो इससे जाहिर सी बात लगेगा ही लगेगा। और छत्तीसगढ़ से भी उसका बॉर्डर मिलता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए। मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT सेपरेट, MBT कौन सेपरेट करता है? तो शिवालिक और लेज़र हिमालय। ज्योग्राफी का टर्म है कि आप देख लीजिए, इस तरीके से हिमालय कुछ इस तरीके से है ना, तो ये शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है ना, और इसके नीचे का जो हिमालय है
इसे कह देते हैं लेजर हिमालय, यानी कि निचला स्तर का हिमालय। तो इन बीच का जो सेपरेट थ्रस्ट है उसी को कहते हैं एमबीटी थ्रस्ट। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, फ्लावर्स की वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप सभी को ये पता रहना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर गढ़वाल को ही कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक, सॉरी गढ़वाल को कहते हैं। इन इंडिया कोल इज़ फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इंडिया के अंदर कोल किस मतलब किस लोकेशन में पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं कि धारवाड़ के पठार में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, ठीक। और विंध्यन रीजन में भी आप सबको उत्तर प्रदेश और एमपी का जो रीजन है कोयल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। गोंडावना रीजन में कोयल पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों पाया जाता है गोंडावना रीजन में कोयल। तो ये जो इंडिया का मैप आप अगर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक मैप बना देता हूँ ऐसे ही रफ सा फटाफट, ठीक। तो इधर जो है विंध्या का रीजन हो गया, ठीक है ना, धारवाड़ इधर का हो गया, इधर का धारवाड़ रीजन हो गया। गोंडावना रीजन ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ पर है गोंडावना क्षेत्र। तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक। रोहतांग पास कनेक्ट द वैली, रोहतांग जो है कौन कौन से वैली को, घाटी को जोड़ता है? तो झेलम और कुल्लू और स्पीति, ठीक है ना, कुल्लू और स्पीति को रोहतांग पास जोड़ता है, जो कि रोहतांग आप कह सकते हैं कि रोहतांग शायद से हिमालय, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक। एक बार इसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि कुल्लू और स्पीति शायद से हिमाचल प्रदेश में, तो इन दोनों को जोड़ता है। इसका कुली का तो मैं 100% श्योर हूँ, इसलिए मैंने सी के ऊपर ताला लगा दिया, और आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, शायद से ये आधे घंटे से ऊपर चले जाए पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने में। तो स्टार्ट करते हैं। 40 द बेसिक रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा रेन होती है, रेनफॉल? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि जब पश्चिमी मानसूनी जब डिस्टर्ब होता है तो मानसून होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट एरिया में। लेटराइट सॉइल कहाँ पर मोस्टली पाई जाती है, ठीक है ना, तो मोस्टली जो है कर्नाटका रीजन में लेटराइट सॉइल पाई जाती है, तभी वहाँ पर मूंगफली वगैरह की खेती की जाती है, नट्स वगैरह की खेती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, देखिए इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? सतलुज, जो सतलुज भांगड़ा नाकल डैम है, जो इंडिया का लेंथियस्ट लॉन्गेस्ट जो डैम है, भांगड़ा नाकल डैम आप सबको पता है, सतलुज पे पंजाब में है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम सबको पता है कि नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड डैम ये भी सबको पता है कि महानदी पे है, और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है ये महानदी, हीराकुंड डैम आप सभी को पता रहना चाहिए। नागार्जुन डैम ये कृष्णा रिवर पे, राइट, तो ये गोदावरी रिवर यहाँ पर लिखा हो, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये पेयर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा डी है। गॉट इट। देखिए जो 49th क्वेश्चन था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो वो मुझे आने से रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एटॉमिक सेंटर कहाँ पर है? तो तारापुर एटॉमिक सेंटर आप सभी को पता है कि ये महाराष्ट्र में है। रावल भाटा, ये नाम से ही पता चल रहा है कि रावत भाटा, तो ये आप सबको राजस्थान में मिल जाएगा। काकापाड़ा ये नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडियन नाम है। द्रविड़ नाम है, तो ये आपको कर्नाटका मिल जाएगी, या जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन नामों से आप परिचित हो जाएंगे। कैगा जो है ये गुजरात का है, एक पोर्ट भी है वहीं पर, जो कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, उसी के आसपास में कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप मिला लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी बनेगा, राइट। एक बार अपने हिसाब से भी आप गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ द WTO, ये 2013 का क्वेश्चन है, तो उस समय पे कौन बना था तो मुझे याद नहीं है, तो इसे स्किप करता हूँ मैं। जितने मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो सब के सब मैंने चेक कर लिए, वो क्वेश्चन सब करंट अफेयर थे उस समय पे 2016 के टाइम पे के, तो वो तो शायद से हम या आप भी शायद अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, अब साइंस का सेक्शन आ गया, तो कौन सा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। आप लोगों ने अगर बेसिक साइंस पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा नहीं है? डोमेस्टिक सीवेज बायोडिग्रेडेबल है, ठीक।
सोप भी है, प्लांट भी है, पर लैब डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी, आप सभी को मालूम होगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन, और देखिए यहाँ पर मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। ये मैं जब CDS की तैयारी कर रहा था तब मैंने पढ़ा था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़, न्यू टिश्यूज़ के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की, इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो हमें चीज़ से जो है न्यू टिश्यू की ग्रोथ मिल सकती है। फ्रूट, वेजिटेबल्स और स्वीट से नहीं, क्यों? क्योंकि चीज़ में प्रोटीन आपको मिलेगा, तो प्रोटीन से आपका न्यू टिश्यूज़ बनेगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा है इसके अंदर से? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं तो उतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जो व्हीकल्स होती हैं वो जो धुआं स्मोक करती हैं उनको कहते हैं, वो मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा हार्मफुल होता है रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इन बाइनरी कोड के अंदर 7 जो है किस टाइप में राइट करेंगे, तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि 111 के फॉर्म में 7 को हम राइट करेंगे। ठीक, इनका कोड होता है बाइनरी कोड, जिसके ऊपर पूरा एप्लीकेशन वगैरह वर्क करता है कंप्यूटर लैंग्वेज। एंथोफोबिया इज़ फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एंथोफोबिया जो फियर है, डर है, वो किसके कारण होता है? तो देखिए एंथोफोबिया, एंथो यानी कि आप यहाँ से आप देखेंगे तो एंथर हो जाएगा, ठीक है ना। एंथर किस में होता है? तो फ्लावर में होता है, तो फ्लावर में होता है। और एक होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो है किससे डर लगता है? तो वाटर से डर लगता है, वाटर से हाथ वगैरह धोने में। ठीक। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोव जो है यानी कि जो लौंग है वो रूट है कि फ्रूट है कि स्टेम है कि फ्लावर बर्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो फ्लावर बर्ड है, यानी कि जो फूल की कली है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट्स इन्फेक्शन इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होती हैं वो कौन लड़ता है? तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो लड़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? क्या ग्रीन मैन्योर यानी कि जैविक खाद यूज़ करना, या ज़्यादा क्रॉप उत्पन्न करना, फसल उगाना, ग्रीन वेजिटेबल? नहीं, तो इसका सी आंसर जो है हाई जो HYB सीड्स होती हैं उनका यूज़ करके हाई वैरायटी के क्रॉप्स उगाना, ठीक है ना। और इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंडिया में फादर हैं उनको MS स्वामीनाथन जी हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशनरी फादर जिनको कहा जाता है इंडिया के अंदर। और पेडोलॉजी के बारे में पता है कि पेडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोइल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट ऑफ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं? तो एम्पियर में मेजर करते हैं, AMP। द स्टेप दैट रिड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ATP, देखिए ATP जो मॉलिक्यूल्स है उसको लार्जेस्ट नंबर में किस साइकिल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ग्लाइकोसिस के द्वारा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर कर्व साइकिल। और कर्व साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर नहीं कर सकते तो मैं भी बता देता हूँ। जो कर्व थे उनका पूरा नाम बताएं, कि जो कर्व थे उनका पूरा आप नाम जो है कमेंट करके मुझे बता दें। ब्रास इज़ एन एलोय, जो ब्रास होता है वो किसका एलोय है, क्या किसका मिश्र धातु है? तो इसका कॉपर और जिंक को आप जब मिला देंगे पिघला के तो ब्रास बनेगा, कांसा बनेगा, ठीक है ना। हिंदी में इसको कांसा कहते हैं। When beams of red, blue, green light fall on the same spot color of the blind, देखिए एक जगह रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट जो है फॉल करती है एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे, तो वो वाइट लाइट बन जाती है। आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया होगा 9th-10th में होंगे तो। विच ऑफ द ऑर्गन, एक मिनट, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जीमर, जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो किसको अफेक्ट करता है? तो आप सभी को पता है अल्जाइमर जो है हेड के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके अंदर शायद से कोई फार्मूला लगेगा जो कि मुझे नहीं पता, फिजिक्स मेरी कमज़ोर है। सोडा वाटर ऑब्टेन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, देखिए
वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाता है तो सोडा वाटर ऑब्टेन हो जाता है, यानी कि वो सोडा बोतल बन जाता, सोडा वाटर बन जाता है, आप सभी को पता है। तो वो किस, उसका नेचर क्या होता है, तो जब सोडा वाटर बन जाता है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपका जीभ वगैरह जलना, ये सब एसिडिक इन नेचर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। देखिए एक मैं फार्मर हूँ तो मुझे बाकायदा बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जो खरीफ है यानी कि जो हम कह सकते हैं आफ्टर जुलाई के बाद जो नवंबर के बीच में जो खेती की जाती है, आपको सभी को पता है कि इस समय पर जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को हमारे यहाँ धान की खेती मिल जाएगी, मक्के की खेती मिल जाएगी, ग्राउंड नट मूंगफली की खेती मिल जाएगी। तो ये खरीफ फसल हो गया, यानी कि ये गर्मियों का फसल, ठीक, जो बरसात में की जाती है, जिसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद बचा मसूर। मसूर जो है ठंड में की जाती है, जिसको रबी फसल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा गाँव में आइए, घूमिए, वैसे भी लॉकडाउन है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू कंट्रोल ल्यूकेमिया। देखिए ल्यूकेमिया को कौन सा रेडियो आइसोटोप जो है कंट्रोल करता है, और दो आइसोबार के बारे में जो है आप कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, जो कैंसर वगैरह में यूज़ किया जाता है। और जो आइसोबार जो है एटॉमिक और न्यूक्लियर चीज़ों में यूज़ किया जाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर कोबाल्ट 60 को जो है CO60 को यूज़ किया जाता है ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया जब ब्लड के अंदर ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, तो ल्यूकेमिया हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक, तो इसका नाम आप देख लीजिए, ल्यूकेमिया को जो ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 92 पे आ गए। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, 100 पूरा करने वाले हैं। वाइट रस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज़। ये फंगल डिजीज़ है। वाइट रस्ट किसके ऊपर लगता है, तो वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, बाजरा के ऊपर नहीं लगता, ये मस्टर्ड के ऊपर लगता है। अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा मस्टर्ड के ऊपर वाइट रस्ट लगा हुआ। ठीक, लीवर फ्लूक लाइव्स इन द बाइल डक्ट, ये बिल्कुल मुझे नहीं आता, आप लोग गूगल कर लीजिए। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंट। देखिए न्यूक्लियस जो है हीलियम के अंदर न्यूक्लियस क्या कंटेंट करता है, तो 2 प्रोटॉन्स जो है उसके अंदर होते हैं। ऑफ ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट के बाइट करने से कौन सा डिजीज़ होता है, स्कर्वी तो आपको पता है कि विटामिन सी से होता है। निमोनिया आपको पता है कि जो है ब्लड की कमी से होता है, और साथ ही साथ फेफड़ों पे ज़्यादा, लंग्स के ऊपर प्रभाव डालता है। अस्थमा आपको पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। डेंगू जो है वो इंसेक्ट के काटने से होता है, मच्छरों के काटने से होता है। द क्लास ऑफ फूड हैविंग हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पर यूनिट वेट। इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू वाले पर यूनिट वेट वाले कौन सा फूड है इनमें से, तो इसमें फैट जो है, फैट के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू होती है। बेकिंग सोडा को किस नाम से, यानी कि जो साइंस का जो नाम है उस किस नाम से जाना जाता है साइंस के अंदर, तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा। इसका शायद से फॉर्मूला मेरे को HCO3, एक बार आप गूगल कर लीजिए, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ज़्यादा याद नहीं है मुझे, 10th में पढ़ा था मैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ द हाईएस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ। वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस टेम्परेचर पर चला जाएगा, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है डेंसिटी वाटर का। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन बाइल इज स्टोर्ड। यानी कि जो बाइल जूस है, यानी कि जो पित्त रस है, हिंदी में हम बोलेंगे तो पित्त रस कहाँ पर स्टोर होता है, तो आप सभी को पता होगा कि पित्त रस गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। ठीक, तो हम जब चिकन वगैरह काटते हैं तो पहले बता दिया जाता है कि जो बाइल डक्ट है, जो पित्त रस है, उसको अलग से हटा के चिकन में से हटा देना चाहिए, ताकि चिकन जो है ख़राब ना हो। ठीक, चलिए खाने की बात अलग होगी। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लोटिंग। देखिए स्लो ब्लड क्लोटिंग किस डिजीज़ में होता है, यानी कि आपको चोट लग जाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता, तो विटामिन के की कमी से, ठीक है ना।
और विटामिन के की कमी से जो स्लो ब्लड क्लोटिंग होती है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज़ कहते हैं। अगर माना जाता है कि ये रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं, सबसे पहले ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, नहीं सॉरी, हाँ क्वीन विक्टोरिया को हुआ था ब्रिटेन में सबसे पहले, इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। या फिर इसको हीमोफीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया, ठीक है ना। जब इसको हो जाए, और ये जो स्लो ब्लड क्लोटिंग जो है, आप लोगों को आपको ये पता रहना चाहिए कि ये एक वंशानुगत बीमारी है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ बताइए, और कमेंट करिए। कोई अगर आंसर गलत है तो हैव अ नाइस डे, और आपका दिन शुभ हो, और कीप सेफ इन होम ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक।